नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। मुजफ्फर वारसी का एक बहुत खूबसूरत शेर है। वो ये कहते हैं कि जिंदगी तुझसे हर एक सांस पे समझौता करूं, शौक जीने का है मुझको, मगर इतना तो नहीं। पिछले दिनों ग्लोबल बर्डन डिजीज की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट से ये मालूम हुआ कि भारत में प्रदूषण का हाल बहुत खराब होता जा रहा है। और ख़ासतौर पर अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो दुनिया भर में ये लोगों को परेशान कर रहा है। हर सांस सचमुच एक समझौता लगती है, क्योंकि अगर ये आंकड़ा हम सब समझ लें कि दुनिया में 92% आबादी ऐसी हवा में सांस लेती है जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अंदाज़ा लगाइए कि दिन ब दिन हम कितना जहर पी रहे हैं। अगर बात करें प्रदूषण की तो ये कितनी तरह का हो सकता है, कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार हैं प्रदूषण के बढ़ने के लिए, ये समझने की ज़रूरत है। दुनिया में अगर आंकड़ों पर हम नज़र डालते हैं तो एक आंकड़ा और भी चौंकाता है। वायु प्रदूषण से होने वाली जो कुल मौतें हैं उनका चौथाई हिस्सा भारत में है और हमारा प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। चिंता की बात यह है कि न सिर्फ ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी बहुत बीमार करेगा। हम कितने जागे हैं? जागते हम रोज़ हैं, लेकिन क्या हम सचमुच जागरूक भी हुए हैं? प्रदूषण की बात हम सिर्फ तब करते हैं जब मामला, जिसे कहते हैं कि पानी सर के ऊपर हो जाए। और फिर बात पानी की ही क्या, पानी, मिट्टी, हवा, इंसान ने छोड़ा ही क्या है। सब कुछ आज प्रदूषण की जद में यानी चपेट में आ चुका है और इंसान बेफिक्र है। जब बात आती है प्रदूषण मुक्त बनाने की पर्यावरण को, तब यही कहा जाता है कि जिम्मेदारी किसकी है। शायद जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो इसमें सांस ले रहा है, पर्यावरण में रह रहा है। इसलिए क्या कुछ करने की आवश्यकता होगी हम सभी को अगर पर्यावरण को मुक्त करना है प्रदूषण से। ये जानेंगे विशेषज्ञों से, साथ ही ये भी कि अगर प्रदूषण का स्तर ऐसा ही रहता है तो कौन से खतरे हो सकते हैं हमारी सेहत के लिए। आइए रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि दरअसल प्रदूषण क्या है, कितनी तरह का होता है और कैसे प्रभावित करता है हमारे स्वास्थ्य को। पर्यावरण प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। वायु प्रदूषण, जल या मिट्टी का दूषित होना या ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के बढ़ने के लिए कहीं न कहीं हमारी गलत आदतें जिम्मेदार हैं। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या खाना बनाने के लिए चूल्हे का प्रयोग, ऐसे कारक वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। जब व्यक्ति दूषित हवा में सांस लेता है तो इसके विषैले कण उसके शरीर में जाते हैं और पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। इसके कारण श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और इसके फलस्वरूप खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ता है। वायु प्रदूषण से श्वसन एलर्जी से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। वहीं नदियों में कारखानों से निकलने वाला कचरा फेंकना या जगह जगह कूड़ा फैलाना और ऐसे कई अन्य कारण जल और मिट्टी के दूषित होने के लिए जिम्मेदार हैं। दूषित पानी पीने पर ये विषैले कण शरीर में पहुंचते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां, गले का संक्रमण, फेफड़े से संबंधित बीमारियां, पेट व आंतों संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही पर्यावरण संबंधी इन समस्याओं का प्रभाव मनुष्य के पूरे शरीर पर पड़ता है, जिसकी वजह से रक्तचाप जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अत्यधिक शोर और तेज आवाजों से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जिससे सुनने की क्षमता प्रभावित होती है और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए और बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए जरूरी है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और अपनी आदतों में परिवर्तन करें। साथ ही ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे पर्यावरण में फैलते प्रदूषण को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जैसी पृथ्वी मनुष्य को मिली, मनुष्य ने उसका किया क्या। अगर हम धीरे धीरे देखें तो वनस्पति में निरंतर कमी होती जा रही है, महासागरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, मिट्टी और हवा का जो स्तर है उसके बारे में तो हमने बताया कि दुनिया भर में क्या चिंता जाहिर की जा रही है। एक अनुमान ये कहता है कि एक वाहन, एक आम सा वाहन 960 किलोमीटर की यात्रा करने में जितना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, एक मनुष्य को
पूरे साल में लगभग उतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ज़रा नज़र डालिए कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। खतरे की घंटी कई बार बज चुकी है, लेकिन खतरे से हम अब भी बेखबर हैं। इसलिए ज़रूरत है जागने की, सभी को जागरूक होने की और ये समझने की कि खतरा कितना बड़ा है और इस खतरे को कम करने के लिए हम सभी को क्या करना है। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत मोहन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर नरेश गुप्ता, डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ हेल्थ एनवायरनमेंट फाउंडेशन। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश जैन, प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम टेरी यूनिवर्सिटी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर नरेश गुप्ता, हम आपसे ही समझने की कोशिश करें, जिस प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो कितनी तरह का, हम ज़रा विस्तार से समझ लेते हैं, ये कितनी तरह का है जो आज हमें परेशान कर रहा है। देखिए, एनवायरनमेंट में, वातावरण में जो भी चीज़ है सब पोल्यूट होती जा रही है और जैसे जैसे उसका स्वास्थ्य के ऊपर असर नज़र आता है तो हमें पता चलता है। सबसे पहले हमने हवा का देखा। हवा से हम रोज़ सांस लेते हैं, सारा इफेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है, मेजर इशू है। पानी दूसरी चीज़ है जो हम रोज़ पीते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। वाटर पोल्यूशन इज़ ए बिग प्रॉब्लम। ये जो पानी है ये सिर्फ नदियों में या घरों में ही नहीं आता है, ये मिट्टी में और लैंड में भी जाता है। तो सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन का जो है एक बड़ा एक मुद्दा आ जाता है। उसके बाद ये जो एनर्जी हैं, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है, इसे मेजर इशू। लाइट पोल्यूशन है। आजकल इतनी चमचमाहट जो लाइट की दिखती है, हम ये नहीं सोचते कि उसका क्या बुरा असर हो सकता है। जो टेम्परेचर है उसकी वजह से जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है, उसकी पोल्यूशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वेस्ट होता है, हमारे कंप्यूटर्स हैं और ये चीज़ें हैं, ये अपने आप में पोल्यूशन करते हैं। इसके अलावा जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, हम लोग जो है मे बी 2 किलो रोज़ का वेस्ट जनरेट करते हैं। आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए कि उसको कैसे डिस्पोज कराया जाएगा, म्यूनसिपल वेस्ट जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम स्पेशल वेस्ट जनरेट करते हैं। हम लोग जैसे डॉक्टर्स हैं, बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसका वेस्ट जनरेट करते हैं। और अचरज होगा आपको ये जानकर कि जो दवाइयाँ हम इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं वह भी वातावरण में जाके पोल्यूशन कर सकती है और करती हैं रात जी। तो पोल्यूशन का दायरा इतना बड़ा है कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है एक तो, और कम से कम उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। डॉक्टर अनंत मोहन, ये जो अवेयरनेस की बात आई, एक लंबी लिस्ट है कि कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, कौन से कारक हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप इस फला जगह कूड़ा मत डालिए, तो उसको ये लगता है कि प्रदूषण होगा किसी और के ज़रिए, मैं प्रदूषण नहीं फैला रहा। ये जो समझ की बात है कि मुद्दा कितना गंभीर है और इसका जो प्रभाव है या दुष्प्रभाव कहें वो क्या हो सकता है, क्या इसको बेहतर ढंग से समझने की और क्या इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता और है? हाँ, सबसे पहली बात तो यही है, जैसे डॉक्टर नरेश गुप्ता जी ने भी कहा कि सबको जानने की ज़रूरत है कि ये अब एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और ये ऐसा नहीं है कि ये हम नहीं करते, हम सब इसमें किसी न किसी तरीके से शामिल हैं पोल्यूशन फैलाने में। सो ये सबको समझना पड़ेगा कैसे होता है, ये डॉक्टर साहब ने बता दिया। इसको हमको ये देखना है कि इसका असर हम सब पे क्या पड़ सकता है। तो इसका असर मेडिकली देखें तो ऑलमोस्ट हर एक भाग पे पड़ सकता है, चाहे वो फेफड़े हों, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, यहाँ तक कि बहुत हाई रिस्क ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो बच्चे हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, ये लोग हैं जिनको खासकर ध्यान रखना है। और सभी लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि हमको पता है कि इसका असर लो बर्थ वेट कर सकता है पोल्यूशन का, और स्टिल बर्थ्स और इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। और तो ये हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिनको ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। जी डॉक्टर सुरेश जैन, अगर बात करें कि अभी के जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, जैसे रिपोर्ट भी आई कि दुनिया भर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है, भारत की ख़ास तौर पर बात करें तो क्या स्थिति आप वर्तमान में देख रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से रिपोर्ट्स अपने आंकड़े रख रहे हैं तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या मतलब बताने जा रहे हैं, और जिसमें बताया गया है कि खासकर डेवलपिंग कंट्री, जहां हम इंडिया और चाइना की बात करें तो रिपोर्ट के हिसाब से अगर एयर पोल्यूशन के आंकड़े अगर लेते हैं तो करीबन ये कहते हैं कि 50% जो प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं उसका कारण एयर पोल्यूशन है। और आप देखेंगे शायद उन्होंने वो आंकड़े नहीं इसमें शामिल किए हैं, ये तो वो आंकड़े हैं
जो डायरेक्टली आप एक्सपोज होते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें एयर पोल्यूशन की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो विजिबिलिटी कम होना, उससे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, या विजिबिलिटी ना होने, विजिबिलिटी के वजह से या बाकी और दूसरे कारण की वजह से जो दूसरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स होते हैं वो तो हम लोगों ने इसमें अकाउंट ही नहीं किए हैं। तो देखा जाए तो ये जो जिस तरह से ये आंकड़े आ रहे हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा इतना डिस्कस ना करें कि ये 100% एक्यूरेट है या 90% एक्यूरेट है, बट ये समस्या बहुत बड़ी है। इसमें कोई डिनाई नहीं है कि एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया, ये एक आज के टाइम में खासकर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या और है। भविष्य खतरे में है। और भविष्य खतरे में है अगर हम केवल यही डिस्कस करते रहे कि ये प्रॉब्लम है, और जब तक एक अच्छे से एक तरीके से समाधान की नहीं सोचेंगे, जिसमें ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ही कुछ करना है। इसमें आपने जैसे पहली लाइन में बोला था, इसमें हर एक आदमी की भागीदारी है, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और इफेक्ट भी हमारे ऊपर ही होता है। जी। डॉक्टर अनंत मोहन, एक बात जो अभी जो सामने आ गई है वो ये कि आंकड़े बहुत डरावने लगते हैं हमें देखने में, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की सोच अमूमन, और लगता है ऐसा है कि हम भी शायद बहुत इन आंकड़ों को सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद वो बात जो है खबरों से हट भी जाती है। दिवाली के आसपास प्रदूषण को लेकर हो हल्ला मचता है, उसके बाद हम सब शांत बैठ जाते हैं। ये हमने आदत बना ली है, हम सिर्फ जब कोई घटना होती है तब जागते हैं, शोर मचाते हैं, फिर ठंडे बैठ जाते हैं। लेकिन ज़रा बताना चाहेंगे आप हमको कि ये बच्चों और बुजुर्गों, जिनका आपने ख़ास तौर पर उन लोगों का जिक्र किया था जिनको पहले से कोई बीमारी है, लेकिन जो स्वस्थ भी हैं, उनको सचमुच हम कितने बीमार हो रहे हैं या हो जाएंगे? जो लोग पहले से बीमार हैं वो तो डेफिनेटली हाई रिस्क ही हैं। जो लोग स्वस्थ भी हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि आगे जाके कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं या शायद ऑलरेडी पनप रही हों, जो कि आगे जाके पता चलेंगी। स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, जो कि जो सर्दी, ज़ुकाम, आंखें ख़राब, ये सब होता है तो बहुत कॉमन है। ये पोल्यूशन का इसमें रोल है। दमे की बीमारी, फेफड़े की ख़राब होना, आगे जाके जल्दी सांस की बीमारियां आना, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ये उनमें प्रॉब्लम्स होगी। दिल की बीमारियां का इससे एसोसिएशन नोन है, और ये इसके साथ आगे हार्ट अटैक्स हों, चाहे दिल की धड़कन की प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स हों, ये ऑलरेडी इनका एसोसिएशन नोन है। तो हमारे पास इसका एविडेंस भी है कि इसका एसोसिएशन एयर पोल्यूशन से नोन है। तो ये लोग ज़रूरी नहीं है पहले से ही बीमार हों, ये लोग हेल्दी लोगों को भी हो सकता है। इसका असर धीरे धीरे भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है। तो हमको ये सब आई थिंक सबको अवेयरनेस जरूर। डॉक्टर नरेश गुप्ता, क्या विशेषज्ञ के तौर पर आपको ये लगता है कि जब भी किसी व्यक्ति को मान लीजिए प्रदूषण का प्रभाव हुआ, लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार या कोई दूसरी बीमारी प्रोमिनेंटली होती है और पता होता है कि इसका कारण फला है, लेकिन प्रदूषण का प्रभाव और क्या वो बीमारी प्रदूषण की वजह से हुई, जो ये स्पैन है ये बहुत लंबा होता है, तो शायद जो इसकी गंभीरता है वो समझ पाना व्यक्ति को ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रदूषण इसके लिए जिम्मेदार था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इंसान सोच भी नहीं पाता है कि किस एंगल से, किस डायरेक्शन से ये पोल्यूशन जाके हमारे ऊपर असर करेगा। मैं आपको 3 छोटी छोटी लाइनें बताता हूँ। एक है कि हम ये मान के चलते हैं कि पोल्यूशन वही है जो मेरे को दिखता है, लेकिन ये जो हम PM 2.5 की बात कर रहे हैं, ये नज़र नहीं आता है। जो नज़र आता है वो चीज़ अलग है, हम उसकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल नज़र नहीं आता है और बड़ा डैमेजिंग होता है। PM 2.5 से भी जो नीचे छोटे पार्टिकल्स हैं, 2.5 का मतलब होता है 2.5 माइक्रोन, बहुत महीन पार्टिकल है। मतलब जो हमारा बाल होता है वो भी 40-50 माइक्रोन का होता है, हम 2.5 माइक्रोन की बात करें, उसमें 1 माइक्रोन के भी आते हैं। तो ये जो 1-2 माइक्रोन के जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, PM हैं, ये ट्रैवल करते हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से, एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक देश से दूसरे देश में। तो ये मान के चलना कि पोल्यूशन वहाँ है वो मेरे ऊपर असर नहीं करेगा, ये तो सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर असर करेगा, ये भी गलतफहमी है। और तीसरी चीज़ जो आपने असर की बात करी है, उसमें कुछ तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं। आप एकदम पोल्यूशन में जाएंगे, आपकी आंख एक्सपोज हो जाएंगी, नाक एक्सपोज हो जाएगा, गला एक्सपोज हो जाएगा, फेफड़े आ जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म है उसके ऊपर बहुत अच्छी स्टडीज़ आई हैं। इनफैक्ट एक हार्वर्ड में स्टडीज़ आई थी, उन्होंने यंग लोगों को लिया और उनको 35 साल तक फॉलो करा उसी सिटीज़ में, उसका पोल्यूशन लेवल देखा और उनकी डेथ देखी। 6 सिटीज़ स्टडी के नाम से फेमस है। और उसमें ये उभर के आया कि जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल कम हुआ, उनकी जो मोर्टेलिटी है वो कम हो गई। अब मोर्टेलिटी में देखिए, हमने एक प्रोग्राम करा एनवायरमेंट, पोल्यूशन और हेल्थ के ऊपर, एंड वी वर टेलिंग देम कि जो हम सोचते हैं कि फेफड़े के ऊपर असर पड़ता है एयर पोल्यूशन का, वो 14% जो डेथ्स हैं वो उससे एसोसिएटेड होती हैं। कैंसर जो है, लंग कैंसर, वो 14% है।
बाकी जो 72% है, 72% वो हार्ट अटैक और फैलिज स्ट्रोक। दिस ओल्ड मैन गॉट अप एंड सेज, अच्छा अब मेरे को समझ आया मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ था पिछले साल। तो ये बात हमारा सोच भी नहीं पाते हैं कि पोल्यूशन से ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, और इनका जो है खास तौर से बच्चों के ऊपर, गर्भवती महिलाओं के ऊपर, और जो बच्चे आने वाले हैं उनके ऊपर। एक नई चीज़ आई है कि जो बच्चे आने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं, उनकी डिलीवरी जो है प्री मैच्योर हो जाती है पोल्यूशन की वजह से। उसकी वजह से जितने खतरे आते हैं वो सब हम जानते हैं। इस खतरे से कोई बचा नहीं है। डॉक्टर सुरेश जैन, ये बात जो अभी डॉक्टर नरेश गुप्ता ने सामने रखी है कि चाहे वो विकसित देशों की हम बात करें, दुनिया भर में प्रदूषण यही कहा जाता है कि जो जितना अमीर है वो उतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। और फिर बात ये भी है कि मतलब बड़े बड़े घर जहाँ जनरेटर सेट्स, जहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ और हर तरह की ऊर्जा का इतना इस्तेमाल, और फिर उससे प्रदूषण, और सोच ये रहे हैं कि जो हवा है ये हम एयर प्योरीफायर जो हमने घर में लगा लिया है इससे हम तो सुरक्षित हो गए। ज़रा बताइए इस विषय में थोड़ा सा। देखिए, जो एयर प्योरीफायर है, एक ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये काम करता है एक पर्टिकुलर स्पेस में ही, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब आप अपने घर में आते हैं तो एक रूम में जाके बैठ गए, रूम से ड्राइंग रूम में जाते हैं, ड्राइंग रूम से किचन में जाते हैं, और दूसरे जो सोर्स हैं जिसका आप अनुमान नहीं लगाते, आपको लगता है कि बाहर की हवा से आप बच गए, तो अंदर की हवा, अंदर की भी हवा अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्री में खासकर, तो वहाँ पे भी आंकड़े दूसरे नहीं है। कुछ घरों में तो बाहर से भी ज़्यादा समस्या गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से हमारे बिल्डिंग डिज़ाइन, इंडोर पोल्यूशन की बात, इंडोर एयर पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, और हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें मतलब कि आप देखेंगे जब आप खाना बनाते हैं तो वो खाना जब बनता है तो जितना भी स्मोक आता है, चाहे वो एलपीजी यूज़ करते हैं या किसी भी तरह का ईंधन यूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके घर में ही स्टे करता है। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन, आपकी बिल्डिंग डिज़ाइन इतनी अच्छी से नहीं है कि जो बाहर का एयर पोल्यूशन है वो भी आपके घरों में आता है। आप शौक से कारपेट वगैरह यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं, ये सोच के कि मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने तरीके से उसकी सफाई की ओर ध्यान नहीं रखा तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कारण बनेंगे, जितने कि बाहर नहीं है जी। तो मतलब ये कहना है कि आप सोचते हो कि एयर प्योरीफायर लगा लिया आपने और आप समस्या से दूर हो गए, ऐसा नहीं है। ये तो शहरों की बात हुई। डॉक्टर अनंत मोहन, क्या कहना चाहेंगे? पहले जब जिक्र आता था कि गांव जाएंगे तो शायद वहाँ की हवा साफ होगी, बेहतर होगी, लेकिन ये जो इंडोर पोल्यूशन की बात आ रही है, जिस लेवल पर चूल्हा इस्तेमाल होते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरियाज़ में भी क्या खतरा उतना ही है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी खतरा है, थोड़ा उसके सोर्स शायद अलग हों, बट खतरा तो डेफिनेटली है। जो आपने कहा इंडोर एयर पोल्यूशन, जो जैसे जो घर के अंदर खाना बनाना, चाहे वो चूल्हा हो, वहाँ पे और चीज़ों से भी खाना बनाया जाता है, लकड़ी जला के या कोई कोयला जला रहा हो, या जो आजकल फसल है उसको, या फसल का जो पत्ते हैं अगर उसको जलाया जाए, लार्ज स्केल पे जलाया जाए, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इंडोर एयर पोल्यूशन और आउटडोर एयर पोल्यूशन में, ग्रामीण क्षेत्र में भी। हमारे दर्शक लगातार चिंता अपनी जाहिर कर रहे हैं इस विषय के बारे में, बहुत से ईमेल्स हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान से हमारे एक दर्शक हैं अब्दुल खालिक साहब। अब्दुल खालिक साहब, आपको आदाब और बताइए कैसे हाल हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते संजीव उपाध्याय और नमस्ते किरण भारद्वाज। नमस्कार अब्दुल जी। खालिक साहब। संजीव जी, आज के इस प्रोग्राम ने तो मुझे इतना भयभीत कर दिया, इतना डरा दिया सर, मैं बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि हमारा राजस्थान का जो एरिया आता है वो उस क्षेत्र में होता है सर, जहां स्टोन ज्यादातर स्टोन कंपनियां होती है, वहां पत्थर को तराशा जाता है। उसी में से हमारा एक स्टोन कंपनी भी है जिसके बिल्कुल निकट हमारा घर है, और उसके बिल्कुल निकट नेशनल हाईवे नंबर 11 भी है। तो मैं तो आज के इस प्रोग्राम को देख के बेहद डर गया कि आने वाले समय में हमारे परिवार में क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो सर, क्या बताएंगे आप मुझे कि नेशनल हाईवे करीब होने की वजह से और स्टोन कंपनियों के हमारे बिल्कुल पास होने की वजह से हमें क्या सुरक्षा, कौन सी बीमारियां हो सकती है, उनसे बचने का हमें क्या उपाय करना चाहिए? अब्दुल खालिक साहब, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। बात डराने की नहीं, हम डराना नहीं चाहते, लेकिन हाँ किसी भी तरह जागरूक हों हम सब और कुछ कदम उठाएं। डॉक्टर नरेश गुप्ता, क्या इनको सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, जो स्टोन कटिंग है, स्टोन क्रशिंग है, हाईवेज पे है, उनकी प्रॉब्लम अपने आप में अलग हैं और स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं। ये जो डस्ट जाती है हमारे फेफड़े के अंदर, वो जाके जम जाती है और बड़ी चिंताजनक उसमें बीमारियां पेश करती हैं।
इसमें सिलिकोसिस की बीमारी होती है जिसमें कि वो लंग्स सिकुड़ जाते हैं। उसकी वजह से लंग्स का जो जिनका काम है ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई करना वो नहीं कर पाते हैं, इससे कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। हाईवेज पे स्टोन क्रशिंग में बाकी डिपेंड करता है कि एस्बेस्टॉस कितना यूज़ हो रहा है, उसका भी बड़ा बुरा असर पड़ता है। हाईवेज पे एक रोड साइड डस्ट बहुत होती है, ट्रैफिक बहुत होता है, ट्रांसपोर्ट बहुत होता है। तो जितनी ये हैवी व्हीकल्स जाती हैं, ख़ासतौर से जो डीजल वाली व्हीकल्स जाती हैं, इनका जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये जब ऊपर से सूरज की किरणें गिरती हैं तो उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलकर ओजोन क्रिएट करते हैं। वो जो ओजोन आता है वो ओजोन हमारे फेफड़ों के लिए बड़ा हानिकारक होता है। और जब ये गाड़ियाँ चलती हैं तो उसके टायर से और आसपास से डस्ट आ जाती है, वो भी पार्टिकुलेट मैटर में, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अंदर जाते हैं। सो लॉन्ग टर्म में जो मेन प्रॉब्लम इनको आती है वो फेफड़ों की आती है और उसमें कैंसर के रिस्क की भी आती है। एंड एज आई सेड कि इन दोनों से हार्ट की और ब्रेन की प्रॉब्लम भी आती है। खतरा तो हमने समझ बचाव लिया। के लिए खास तौर से जैसे इनकी अपनी इंडस्ट्री है या कंपनी है, उसमें जब काटते हैं तो वर्कर को ध्यान ही नहीं होता है कि इससे मेरे को नुकसान भी हो सकता है। इसमें जो है प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, पीपीडीज। तो उसमें आँख को बचाना है, नाक को बचाना है, सांस लेने के लिए बचाना है, ये सब चीज़ें उनको उपलब्ध करानी चाहिए। और ये हमने देखा है कि आप उनको उपलब्ध करा देंगे तो भी वर्कर्स यूज़ नहीं करते हैं, वर्कर्स को भी और बाकी मैनेजरियल स्टाफ को भी वो नहीं यूज़ करते हैं। वो समझते हैं हमको नहीं होगा ये। उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये आपको भी हो सकता है और आपको भी होता है बाकी जगह पे जी। और उसके अलावा एक इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने इन ऐसे सिनारियोज़ के लिए जहाँ स्टोन कटर हैं, एक बेसिक हेल्थ का पैकेज लगा रखा है कि ये चेकअप उनके रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। फेफड़े का चेकअप होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए और स्पायरोमीट्री का फेफड़े का टेस्ट है वो भी कर सकते हैं। तो वो जो टेस्ट हैं वो भी उनके बराबर होने चाहिए। तो अगर हमें जागरूकता होगी तो हम बचाव करेंगे, जागरूकता होगी तो हम उसके देखभाल करेंगे और उसके लिए जांच भी करेंगे कि वो चीज़ हो तो नहीं रही है। जी। इसके अलावा डॉक्टर अनंत मोहन, क्योंकि इन्होंने कहा कि वहाँ पर रहते हैं तो एक वर्कर्स का जो प्रिकॉशंस है वो तो डॉक्टर गुप्ता ने बताया, लेकिन आसपास का जो एरिया है जहाँ पर इतनी संख्या में लोग रह रहे हैं, जाहिर तौर पर घर शिफ्ट करना शायद सबके लिए पॉसिबल ना हो, तो वो लोग जिनको पहले से समस्या है, किसी तरह की सांस की तकलीफ है, और जो दूसरे लोग हैं जैसे बच्चों की हमने बात कही या वृद्ध लोग हैं, क्या खास प्रिकॉशंस उनको रखने चाहिए? देखिए, जो लोग ऑलरेडी रहते हैं उनके लिए तो थोड़ी दिक्कत की बात ज़रूर है इसमें, और जिनको ऑलरेडी बीमारी है उनको तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उस एरिया में बाहर मिनिमम जाएं जहाँ पे एक्टिव काम हो रहा है ये वाला इस तरह का कंस्ट्रक्शन का, और अगर जाएं या घर के अंदर भी तो मास्क मिनिमम कम से कम ज़रूर इस्तेमाल कर लें। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन तो हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन के लिए तो बेस्ट यही होगा कि जितना दूर उस जगह से रह पाएँ उतना बेस्ट होगा। आपसे डॉक्टर अनंत मोहन, दो सवाल हैं हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ललित अवस्थी, एक तो वो ये पूछ रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण के क्या कानून है, बताइए डीजे कब तक बजाया जा सकता है। आई थिंक इनको अपने स्थानीय जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछा जाए। वैसे अमूमन 10 बजे और कुछ जगहों पे शायद 11 बजे की रियायत होगी, पता नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो निकट के पुलिस थाने में जाके ज़रूर पता कर लें। और अभिजीत कर्माकर हैं, वही जानना चाहते हैं कि क्या नॉइज़ पोल्यूशन से नींद भी ख़राब होती है और सेहत भी ख़राब होती है? तो नॉइज़ पोल्यूशन का तो ऑफ कोर्स डायरेक्टली यही है, अगर रात को है, जो कि आप कह रहे हैं, रात को आपका नींद डिस्टर्ब होगा, और अगर रोज़ ही ये होने लग जाए, एक आध दिन तो चलिए कोई बात नहीं, बट अगर रोज़ हो, रोज़ आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, चाहे आपके साइकोलॉजी पे हो, चाहे आपके ब्रेन पे हो, चाहे आपके मेमोरी पे हो। सो ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नॉइज़ पोल्यूशन के डेफिनेटली हैं। प्लस ईयर पे लोकल इफेक्ट्स, अगर आप बहुत ही नज़दीक हैं और वहाँ पे बहुत शोर है तो वो उसके लोकल इफेक्ट्स ईयर पे। जी, समस्या कितनी गंभीर है और उसके प्रभाव क्या होते हैं, डॉक्टर सुरेश जैन, ये तो हमने जान लिया। अब अगर सॉल्यूशन की बात की जाए कि हर व्यक्ति को अपने लिए क्या सावधानी रखनी है, सबसे पहली बात कि प्रदूषण का जो स्तर है इस समय मान लीजिए है, ऐसे में क्या सावधानी रखी जाए और उसको कम करने के लिए जो प्रयासों की बात होती है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर जैसे अभी नॉइज़ पोल्यूशन की भी बात है, जैसे अभी बात कर रहे थे, तो इसके अलग अलग तरह के इम्पैक्ट्स हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शॉर्ट टर्म है, जिससे हीयरिंग पावर आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, और ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि लोग जो एयरपोर्ट के पास में रहते हैं तो आप उनकी हल्की सी आवाज़ से उनसे कुछ पूछो तो वो कहते हैं क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनकी हीयरिंग पावर पे प्रॉब्लम है।
तो उसके लिए वही है कि जैसे अगर नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो जो आपका घर का स्ट्रक्चर है जिसको बिल्डिंग एनवेलप बोलते हैं उसको टाइट बनाएं ताकि मिनिमम इम्पैक्ट आपके इनसाइड हाउस में इम्पैक्ट रहे। दूसरी बात एयर पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे डेली जो जीवन की प्रक्रिया है उसमें आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स रहते हैं। उसमें आप देखें तो इसको कम करने के तरीके यही हैं कि कम से कम ईंधन का प्रयोग करें। अब ईंधन आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, तो देखा जाए कि जितना कम से कम यूज़ करेंगे जब तक आपको ज़रूरत ना पड़े, जितना कम यूज़ करें उतना बेहतर होगा। दूसरा, ईंधन का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करते हैं या एयर कंडीशनिंग की फॉर्म में करते हैं या हीटिंग की फॉर्म में करते हैं। तो इसमें भी एक तरीका है कि हम जितना रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करें, आपका लाइटनिंग सिस्टम को एडवांस करें, एलईडी की तरफ मूव करें, सोलर सिस्टम की तरफ मूव करें, तो इनडायरेक्टली अगर देखें तो ये बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि आपको लगता है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना बंद कर दें, हम ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा क्लीन ईंधन की तरफ मूव करें। और आप देखें तो एक रूटीनली जो एक हैबिट्स है प्राइवेट व्हीकल्स की यूज़ करने की, खासकर अभी यूथ्स में भी या जनरल कोई भी एक छोटा सा काम होता है, चाहे वो 500 मीटर्स पे हो, हम तुरंत अपना 2 पहिए वाला वाहन या गाड़ी उठा के चल पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बिहेवियरल चेंज, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ एक मैजिक या जादू की छड़ी लेके कुछ एकदम से करेगी, जिसकी उम्मीद सबको रहती है, जिसकी उम्मीद सबको रहती है। अगर हम देखें तो जो कूड़ा करकट बर्न करते हैं, अब मैं आपको जब हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, मेरे एरिया में जैसे ही कोई कूड़ा करकट बर्न करता है तो मेरी एक ड्यूटी बन जाती है कि मैं पूछूं भाई क्यों, क्या इसका दूसरा तरीका नहीं है। जैसा आपने बोला कि भाई सोसाइटी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे RWS का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप देखिए RWS लेवल पे अगर आपके वहाँ पे 100 घर हैं वहाँ पर, तो उसमें एक मॉडल सेट करना आसान है कि इतना वेस्ट आपका आता है, क्या इसके दूसरे तरीके हैं, बर्न ना करके हम इसको ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं, जिसके विन विन सिचुएशन है। तो इस तरह से हम देखें तो जो एक आम आदमी है, एक छोटी सोसाइटी है, वो समाज के लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण बन सकती है, जो इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर वो अप्लाई कर देते हैं अपने RWA लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे, तो कहीं ना कहीं हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं बड़े लेवल पे, यानी कि कंट्री और देश के लेवल पे। राजेंद्र त्रिवेदी हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स, खासतौर पर अगर हम विटामिन C लेते हैं तो क्या पोल्यूशन से हम छुटकारा पा सकेंगे। इसके अलावा हमारे कई और दर्शक हैं जो लगातार हमसे ये जानना चाह रहे हैं, उनके नाम तो हम सबके संभव नहीं होगा शामिल करना, लेकिन डॉक्टर नरेश गुप्ता वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम अगर ज़्यादा पेड़ लगाएं तो ज़्यादा लाभ होगा, हम ऐसा क्या करें। MS रावत हैं देहरादून से, वो ये जानना चाहते हैं किस तरह से ये जो प्रदूषण है इसको कैसे न्यूट्रलाइज करें हम। देखिए, पहली तो ये कि शायद उनके मन में विचार है ये एयर पोल्यूशन का। जी जी जी। लेकिन हम कह चुके हैं कि एयर पोल्यूशन के अलावा भी बहुत दूसरे और पोल्यूशन है, हवा, पानी, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर नॉइज, रेडिएशन। लेकिन ये जो पेड़ लगाने की बात करी है, इससे वाकई ही फ़ायदा होगा। पेड़ लगाने से, और हमारा जो देश है और जो हमारा दिल्ली प्रदेश है, इसमें काफ़ी ग्रीनरी है। इनफैक्ट हम लोग बात करते हैं दिल्ली देश को, हम ना कहते हैं हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं बहुत ख़राब हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट देखें FAO की, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो टॉप 10 कंट्रीज़ में हम लोग आते हैं कि हमारी ग्रीनरी उतनी बेहतर है और बढ़ रही है, बढ़ भी रही है, उसकी इम्प्रूवमेंट भी है। लेकिन उसमें जब हम करते हैं, एक तो ये कि पेड़ जो हैं ऑक्सीजन तो आपको देंगे ही देंगे, जिसकी की कमी हो रही है। आपने भी जिक्र करा कि गाड़ियाँ भी आजकल ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही हैं, सभी चीज़ जो भी जलाएंगे उसमें कंज्यूम होगी। उसके अलावा जो पेड़ों में जो है एक शक्ति भिन्न तरह की होती है, जैसे हम लोगों के अंदर एंजाइम्स होते हैं, पेड़ में भी एंजाइम्स होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नहीं झेल पाते हैं, पेड़ झेल लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं झेल पाते हैं, पेड़ नहीं झेल पाते हैं, और कोई झेल लेता है। तो पेड़ लगाने से फ़ायदा होगा, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ग्रीनरी से फ़ायदा होगा, उसके बारे में दो राय नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी हम ग्रीनरी करते हैं, उसमें जो हम सब्सिडाइज सिंथेटिक आर्टिफिशियल मैन्योर देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, पेस्टिसाइड्स देते हैं, उनकी वजह से पोल्यूशन नहीं बढ़ जाए जी। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसमें करेंगे तो उससे तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है और उसका स्वास्थ्य के ऊपर असर बढ़ता है, आजकल आधी से ज़्यादा बीमारियां एनवायरनमेंट की वजह से हैं, तो ये लोग जो बेचने वाले आते हैं कि विटामिन ले लीजिए, या मैंने गैजेट बनाया है, ये मैंने डिवाइस रखा है, इसके ऊपर आप कप रख के खाइए, इस प्लेट में खाइए, ये सब बेकार की बातें हैं। शरीर में
कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो टॉक्सिन आते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन के, उसको डिटॉक्सिफाई करने का अंदर तरीका है, और उस तरीके के ऊपर किसी तरह के कोई विटामिन का या गैजेट का असर नहीं पड़ता है। अगर असर पड़ता है तो अच्छी सेहत का असर पड़ता है। अगर आपका आहार पौष्टिक है उसका असर पड़ता है। अगर आप व्यायाम बराबर करते हैं उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे आपकी लिवर की फंक्शन बढ़ती है, उसका असर पड़ता है। दूसरी चीज़ यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिवर को डैमेज करती हैं, जैसे मदिरापान है, जिसका लिवर डैमेज हो गया उसके ऊपर एनवायरमेंटल पोल्यूशन का असर भी बहुत बुरा पड़ेगा। फेफड़े की बात करते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट धूम्रपान करते हैं, उनका फेफड़े के ऊपर ऑलरेडी बहुत असर बुरा है। उनके ऊपर फेफड़े ही नहीं, एक दर्जन तरह के कैंसर भी हैं। अगर वो लोगों के ऊपर एनवायरमेंट पोल्यूशन का असर आता है तो ये एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग जो है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च कैंसर ने ग्रुप 1 कैंसर बताया है कि इससे कैंसर होता ही होता है, और वही कैटेगरी में एयर पोल्यूशन है। आप सोचिए अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या करेंगे जी। तो ऐसी दवाइयाँ, ऐसी खाने पीने की चीज़ें और ऐसा एक्सपोजर जिससे कि शरीर डैमेज हो, उससे बचाव करना है। शरीर को तंदुरुस्त बना के रखना है, पेड़ लगाने हैं, ग्रीनरी लगानी है, अवेयरनेस करना है, और इधर उधर की बातों में न तो समय व्यर्थ करना है न पैसा व्यर्थ करना है। जी। टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं पर्यावरणीय प्रदूषण के विषय में। हमारी ये चर्चा इस कार्यक्रम में जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पर्यावरण प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, ये आज हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनंत मोहन, ये तो हमने जाना कि जो लोग स्मोकर्स हैं या जिनको पहले से किसी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या लंग डिजीज़ है, उन पर प्रभाव ज़्यादा होगा। तो ऐसे में वो लोग जो प्रदूषित जगह पर रह रहे हैं या जिस समय प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है, उस समय क्या सावधानी उनको रखनी होगी? और दूसरी बात कि दैनिक दिनचर्या जो रोज़मर्रा के काम हैं, उसमें क्या क्या हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉन्ग रन प्रोसीजर है, तो क्या अभी से शुरू करें जिससे आने वाले समय में प्रदूषण का स्तर कम हो? जी, तो पहला सवाल आपका था कि जो लोग ऑलरेडी जिनको कोई बीमारी है या जो ना भी बीमार हो, उनको क्या करना चाहिए। तो जिनको पहले से कोई फेफड़े की या हार्ट की या ऐसी कोई बीमारी, शुगर की हो, जो कि एट हाई रिस्क हैं, पहली बात तो उनको ऐसी जगह को अवॉइड करना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट्स या बहुत भीड़ भड़क्का का एरिया जहाँ पे बहुत व्हीकल्स एक साथ इकट्ठा होती हैं, या उनको ऐसे किसी काम में कोशिश करके नहीं जाना चाहिए जिसमें धुआं या पोल्यूशन या ऐसे कोई चीज़ें आती हों। सो इन सब चीज़ों से उनको बच के रहना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। N95 मास्क अवेलेबल हैं आजकल, जिनको हमें आई थिंक ज़्यादा प्रोत्साहन भी देना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एम्प्लॉयर की भी है जो ऐसे लोगों को अपने काम में एम्प्लॉय करता है कि वो प्रोवाइड करे इस तरह का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश गुप्ता, हमने एयर प्योरीफायर्स की तो बात की थी, वाटर प्योरीफायर्स भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, या क्या दूसरे ऑल्टरनेट किए जा सकते हैं पानी को साफ़ करने के लिए ख़ास तौर पर? हाँ, एक मैं इस पे एक लाइन एयर प्योरीफायर के बारे में भी जोड़ना चाहूँगा। जी। एयर प्योरीफायर का इंडस्ट्री भी बहुत बढ़ गया है, और उसमें काफ़ी सारे तीन उनके बेसिक मैकेनिज्म होते हैं जिसके ऊपर वो एयर प्योरीफाई करते हैं। तो आयोनाइज़र होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, हीपा फिल्टर होता है, और एक होता है ओजोन जनरेट करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं उसमें ओजोन थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में जनरेट होती है, और ओजोन कितनी भी मात्रा में जनरेट हो, कितनी भी छोटी सी छोटी मात्रा में जनरेट हो, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये ध्यान रखें कि आपका एयर प्योरीफायर आपके लिए खतरनाक, यानी वो भी जिम्मेदार है प्रदूषण फैलाने के लिए। प्रदूषण ऐसा फैलाता है जो कि खतरा, मतलब आपके लंग्स को डैमेज करता है। तो अब बात करते हैं वाटर प्योरीफायर की। वाटर में जो पानी में जो आती हैं कुछ चीज़ें कुदरती तौर पे आती हैं, जैसे राजस्थान से एक सवाल आया था। अब फ्लोराइड आता है कहीं पे, आर्सेनिक आता है कहीं पे, लेड आता है कहीं पे। तो ये हैवी मेटल्स हैं जो कि उसमें पाए जाते हैं, सब खतरनाक हैं। उसके अलावा जो कुछ हमारे प्रदेश है और कोस्टल रीजन है उसमें सैलिनिटी पाई जाती है। सैलिनिटी मतलब जिसको कहते हैं ना, पानी भारी पानी आएगा, खारा पानी,
खारा पानी है। तो खारा पानी है या कई बार हेवी मेटल जो होते हैं, ये भी जो वाटर प्यूरीफायर हैं उसमें वो मदद कर सकते हैं। तो वाटर प्यूरीफायर भी कई तरह के होते हैं, और जिसकी ये यहाँ इसमें चर्चा हो रही है पोल्यूशन में, वो संबंध करता है, उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ सिस्टम्स। आरओ सिस्टम में जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स हैं TDS, उसको वो कम कर देता है, प्लस काफ़ी तरह के एलिमेंट्स जैसे फ्लोराइड वगैरह उसको निकाल देता है, सैलिनिटी को दूर कर देता है, तो उसमें वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो इसको यूज़ करने में भी थोड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इसकी एक मेंटेनेंस चाहिए। उसके अंदर जो मेम्ब्रेन और जो कार्बन होते हैं, अगर उनकी रेगुलर देखभाल नहीं करेंगे तो वही अपने आप में बैक्टीरिया ग्रो कर देते हैं, उसी में डिपॉजिट्स आ जाते हैं। तो वाटर फिल्टर का बहुत अहम रोल है। हमारे देश में पानी में हेवी मेटल्स कंटामिनेशंस की जो आती है, डेंजरस मेटल्स जो हैं, और सैलिनिटी के अलावा पेस्टिसाइड्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और एक उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है कि उसमें कंटामिनेशन जो बैक्टीरिया माइक्रोब से होता है ना, वो बहुत ज़्यादा है। एक गांव का आपने वो सवाल उठाया था जिसमें उसमें वहाँ पे बाकी चूल्हे में जितने भी बीमारी फैले, वो पानी में ख़ास तौर से फीको ओरल कंटामिनेशन जो होता है एनिमल के मलमूत्र से और ह्यूमन से, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि प्योरीफायर भी हैंडल कर सकता है वाटर, कुछ है जो कि नहीं कर सकता है। तो वाटर प्योरीफायर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप ये देखिए कि पानी किस तरह का वो सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, और वो आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। जी, और फिलहाल एक कॉलर हैं दिल्ली से, राम अवतार जी हैं फोन लाइन पर। राम अवतार जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल जो है वो डॉक्टर अनंत मोहन जी से है जी। कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे को थोड़ा सा श्वास रोग है, जो कि मेरे को इनहेरिडिटरी मेरे फादर से मिला है जी। तो अभी पीछे कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मेरा श्वास बहुत जल्दी जल्दी फूल जाता है, और वो इस कदर है कि जैसे मैं जिस समय नहाता हूँ और साबुन लगा के थोड़ा सा मतलब मसलते हैं तो उसमें भी श्वास फूल जाता है, जिससे मेरा घबराहट का लेवल बढ़ गया है जी। और पूरी बॉडी में ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी सी कुछ हवा भर गई है। तो उस केस में दिल्ली में रहते हुए मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या मैं किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकता हूँ? जी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर अनंत मोहन? तो आई थिंक जो आप लक्षण बता रहे हैं, एक बार आई थिंक आपको अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि सांस फूलना जो पहले अगर नहीं फूलता था और आपका सांस फूलने लगा है, तो उसका जो भी कारण है, आप जो हेरिडिटरी बात बोल रहे हैं वो देखना पड़ेगा, वो क्या बीमारी है जो हेरिडिटरी आपको लग रही है, या कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। तो मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। जहाँ तक प्रिकॉशन की बात है, प्रिकॉशंस वही हैं जो हम लोग तब से बात कर रहे हैं कि कोशिश करें कि एकदम ऐसे पोल्यूटेड व्हीकल्स में ना, इस एरिया में ना जाएं, या जहाँ पे धुआं है उससे दूर रहें। जो जनरल प्रिकॉशंस हैं, मास्क का प्रयोग करें अगर आपको ज़रूरत लग रही है, बट आई थिंक एक मेडिकल चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। एक मनीष शर्मा हमारे दर्शक हैं, उन्होंने ईमेल भेजा है डॉक्टर सुरेश जैन। वो ये जानना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, रोज़ाना 6 घंटे अपने कंप्यूटर पे बैठ के काम करता हूँ, तो जो सर्वर है वहाँ से भी नॉइज़ लगातार निकलती है। वो तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो नॉइज़, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इक्विपमेंट मैं कंप्यूटर्स वगैरह जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनसे भी क्या रेडिएशन होता है। इन्होंने तो ये तक लिख दिया कि सभी IT प्रोफेशनल्स का बड़ा लाभ होगा, अगर आप बताएं। ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी बोला कि जैसे एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ओजोन जनरेशन होता है, उसी तरह से जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, खासकर फोटोकॉपियर और इस तरह के प्रिंटर्स, वहाँ से भी मतलब कुछ स्टडी ने ये पाया है कि वहाँ से भी ओजोन जनरेट होता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि थोड़ा सा भी ओजोन अगर आता है तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। दूसरा ये बात है कि जो आपने बोला कि नॉइस का, सो डेफिनेटली जो सर्वर से जो नॉइस आता है उसमें जो आपके एक्सेप्टेबल लेवल्स तो हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब ये नहीं है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। कि कोई भी तरह का पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस हो या कोई भी तरह का पोल्यूशन हो, वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम तो कॉज करता है। तो हो सकता है कि इमीडिएटली जो आपकी हियरिंग पावर है वो उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं हो, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि 6 घंटे 8 घंटे काम करते हैं। और तीसरा जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो इंडोर एयर पोल्यूशन है, क्योंकि हीटिंग की वजह से जो रीसस्पेंशन और जो पार्टिकल्स का भी होता है और बाकी तरह के भी पोल्यूशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ये ज़रूरी है कि आपको देखना कि वहाँ पे इंडोर एनवायरनमेंट है, तो
हम लोगों ने काफ़ी जगह बिल्डिंग्स में पाया है कि इंडोर एनवायरनमेंट खासकर इस तरह के एरिया में जहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वहाँ पे उसका लेवल काफ़ी हाई होता है। तो अगर वो ये चीज़ें चेक करा लें तो मेरे ख्याल से पता लग जाएगा कि अगर लेवल्स ज़्यादा हैं तो दे हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस। एक बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा डॉक्टर नरेश गुप्ता। बातचीत इस मोड़ पर आ गई है जो कि एक प्रश्न मन में आता है। देखिए, जब से इस पृथ्वी पर जीवन आया, मनुष्य ने जब पहिए का आविष्कार किया, ये तमाम चीज़ें, उसके बाद से ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। ऊर्जा की खपत मनुष्य की बढ़ती जाएगी, आबादी इस पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है, हम 7 अरब और उसको क्रॉस कर गए। अब ये जो सारा मतलब क्या ये पहिया उल्टा तो नहीं घूमेगा? हमारे सामने क्या विकल्प रहेंगे? आप सोचिए, इसका उत्तर हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है हमारे स्वास्थ्य पर और कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। टोटल हेल्थ में यह समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 661 का सवाल था कि इनमें से क्या कैंसर का लक्षण हो सकता है। 4 ऑप्शंस थे आपके पास: घाव का न भरना या मुंह में छाले, बी शरीर में गांठ या असामान्य रक्तस्राव, सी भूख न लगना या निगलने में समस्या, और ऑप्शन डी ऊपर दिए गए सभी विकल्प। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए सभी लक्षण हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति में कैंसर होने के। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली। आपको बताना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए इनमें से क्या करना कारगर होगा। ऑप्शन ए, कचरा, सूखी पत्तियां या प्लास्टिक को न जलाना। ऑप्शन बी, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना। ऑप्शन सी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का कम मात्रा में इस्तेमाल। ऑप्शन डी, नदी या तालाब में कचरा या गंदगी न फेंकना। या फिर ऑप्शन ई, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। आप भी अपने सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 661 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश जैन से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर जैन, इन करेक्ट एंट्रीज में से कौन बने हैं आज के एक लकी विनर, आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। तपस दास, त्रिपुरा। तपस दास को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अनंत मोहन आपको। सवाल यह है कि प्रदूषण सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खतरा है जो पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं? नहीं, सबके लिए। डॉक्टर गुप्ता, प्रदूषण का प्रभाव कमजोर प्रतिरोधक क्षमता होने पर अधिक बढ़ जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर जैन, क्या प्रदूषण सिर्फ वायु में ही होता है? सब जगह, वायु, जी, पानी, मिट्टी, हर जगह। जी। डॉक्टर मोहन, वायु में प्रदूषित कणों के कारण केवल श्वसन रोग ही हो सकते हैं? नहीं, उससे तो कई हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की, और इनफैक्ट लिवर, किडनी, सब पे असर पड़ सकता है, तो कोई भी चीज़ बची नहीं है। जी। डॉक्टर नरेश गुप्ता, प्रदूषण तो कई तरह का होता है, लेकिन सिर्फ वायु प्रदूषण ही है जिससे सेहत खराब हो सकती है? ना, हम सबसे ज़्यादा उसी की बात करते हैं, लेकिन बाकी प्रदूषण इससे पहले हम देख चुके हैं और उससे जो बीमारियां आती हैं वो भी बहुत खतरनाक होती हैं। वायु प्रदूषण के लिए डॉक्टर सुरेश जैन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कारक है ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, द डस्ट, रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट, बर्निंग ऑफ रिफ्यूज वेस्ट, बायोमास बर्निंग, थर्मल पावर प्लांट्स, एक्सेट्रा।
वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन से सांस के कौन से रोग हो सकते हैं डॉक्टर अनंत मोहन? दमे की बीमारी जिसे अस्थमा कहते हैं, सीओपीडी जिसे फुसफुसिया की बीमारी कहते हैं, लंग कैंसर और भी बहुत सारे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, आंखों की बीमारी। जी डॉक्टर गुप्ता, जल या मिट्टी अगर दूषित हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है व्यक्ति को? उससे बीमारी तो कम से कम 100 बीमारी हैं, लेकिन उनका असर जो है दिमाग से लेके किडनी और लिवर और आंतों के ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, और उसमें त्वचा और फेफड़े भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बीमारियां केमिकल कहलाती हैं और माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन है उनकी वजह से है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से। जी डॉक्टर जैन, प्रदूषण तो सिर्फ घर के बाहर होता है, घर के भीतर आप सुरक्षित रहते हैं हमेशा। ये गलत है, और प्रदूषण दोनों जगह हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी, और कई बार समस्या घर के अंदर ज़्यादा होती है। डॉक्टर अनंत मोहन, वायु प्रदूषण का स्तर अगर अधिक हो तो ऐसे में बच्चों का काफ़ी समय तक रहना, लंबे समय तक रहना, क्या उनके फेफड़ों पर प्रभाव डालेगा? बच्चों का फेफड़ा शुरू के 6 सालों में डेवलप हो रहा होता है, उसी टाइम पे उसकी बनावट हो रही होती है। उस टाइम पे अगर एक्सपोजर है तो उसमें भी हानिकारक असर पड़ सकते हैं, और उसके बाद भी जो ग्रोथ होती है 18 साल तक की फेफड़ों की जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ सकता है कि ग्रोथ कम हो सकती है, और आगे जाके सांस की बीमारियां, उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी जो है वो कम हो सकती है। खासकर बच्चे अगर बाहर खेलते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में, वो जितना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो एक नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होता है, सो उनका एक्सपोजर उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, सो उनको ये असर, हानिकारक असर होते हैं। डॉक्टर नरेश गुप्ता, तेज आवाज़ और शोर का सेहत पर क्या बुरा असर पड़ सकता है? सबसे पहले जो असर पड़ता है वो है हमारी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। कुदरत ने इंसान को सुनने के लिए बनाया 20 से 20,000, और आजकल बड़ी सिंपल डिवाइसेस अवेलेबल हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी क्षमता कितनी है, और ज़्यादातर लोगों की क्षमता इसी की वजह से नीचे जा रही है। जी डॉक्टर सुरेश जैन, क्या कारण है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा इसका मेजर कारण बताया गया है, और इसके अलावा जो आपके डोमेस्टिक फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी एक ऑडियंस ने भी पूछा था कि भाई उनके वहाँ पे डीजे कब तक होता है, तो इस तरह के भी हैं, और कुछ कारण हैं जहाँ पे इंडस्ट्री हैं और रेजिडेंशियल एरिया भी वहीं है, तो वो भी मुख्य कारण है कि ध्वनि प्रदूषण के। जी डॉक्टर अनंत मोहन, आपके लिए सवाल तो है ही, साथ ही हम इस सवाल में एक अपने दर्शक का ईमेल भी शामिल कर रहे हैं कि सांस के रोगियों को वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उनका सवाल ये है कि क्या अगर स्टीम, भाप अगर नियमित रूप से ली जाए तो इससे फेफड़े क्लियर करने में और वायु प्रदूषण से बचने में मदद मिलेगी? जी हाँ, भाप लेना ज़रूर अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो इससे अंदर फेफड़े जो उन्होंने बोला क्लियर करने में, जो सिक्रीशंस हैं जमा होते हैं, वो क्लियर करने में ज़रूर मदद मिलती है। इसके साथ साथ थोड़ी सी चेस्ट फिजियोथेरेपी भी अगर ऐड कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को हेल्प करके थोड़ा पीठ पे थपथपाएं हल्के से, और अच्छे से बलगम साफ़ होगा। जो जहाँ तक एयर पोल्यूशन की बात है, उसमें हेल्प यही हो सकती है कि जो अंदर जो जमा पार्टिकुलेट मैटर हैं, किसी स्तर तक शायद वो बाहर निकलने में मदद मिले, और जनरली जो ये मदद उनको ज़्यादा मिलती है जिनको पहले से ही दमे की कोई बीमारी हो, उनको ज़्यादा मदद मिलती है। डॉक्टर नरेश गुप्ता, दूषित जल अगर है तो उससे बचाव के लिए, कोई बीमारी ना हो, सावधानी क्या रखनी होगी? देखिए, दूषित जल के लिए बहुत अच्छी सावधानियां कर सकते हैं। पहले तो आप सोर्स देखें कि वो पानी साफ़ है कि नहीं है। वो पानी अगर साफ़ नहीं है तो उसको साफ़ बना लें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसको उबाल के आप साफ़ कर सकते हैं, और अगर आप पास में किसी भी कॉरपोरेशन के पास जाएंगे तो क्लोरीन की टैबलेट्स दे देंगे। ये 2 बड़े आसान तरीके हैं। तो फिल्टर करके, सेडिमेंट करके, दवाइयाँ डाल के उसको आप एक अच्छी तरह रखें, और स्टोर करने के बाद जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उस इस्तेमाल करते समय उसको दूषित ना कर दें। जैसे ग्लास आपने हाथ से उसके अंदर डाल दिया, वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जैसे मैंने बोला कि पानी की जो पोल्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मलमूत्र होता है इंसान का या जो जानवर रहते हैं आसपास का, वो पानी के साथ दूषित कर दें तो बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर जैन, ध्वनि प्रदूषण से बचने के व्यवहारिक उपाय क्या होंगे, खासकर उनके लिए जो हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या सड़क के नज़दीक रहते हैं? देखिए, उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, उसमें अगर हम बोलते हैं कि 70% 80% आप घर के अंदर रहते हैं या बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, तो आपका बिल्डिंग डिज़ाइन, जो बिल्डिंग का एनवलप है, वो ऐसा होना चाहिए कि एयर टाइट बिल्डिंग्स होनी चाहिए, जिससे ध्वनि का कम से कम असर आपके अंदर वाले एरिया में पड़े। सबसे इजी तरीका यही है। मतलब जी डॉक्टर अनंत मोहन, एयर प्योरीफायर्स क्या हवा को साफ करने के लिए वाकई कारगर या उपयोगी हैं? एयर प्योरीफायर्स की जो बात हुई है,
एक इंडिविजुअल लेवल पे घर के अंदर जो होते हैं रूम प्यूरिफायर्स, वो सिर्फ उस एरिया को ही साफ कर पाते हैं। ठीक है। तो शायद वो उनको बेनिफिट करें जिनको पहले ही कोई बीमारी है एट द लिमिटेड टाइम। डॉक्टर नरेश गुप्ता, क्या ज़्यादा उपयोगी होगा, वाटर फिल्टर्स का प्रयोग या पानी उबाल कर पिएं? पानी उबाल कर पिए, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है। डॉक्टर सुरेश जैन, गाड़ियों का कम प्रयोग करना क्या वायु प्रदूषण को कम करने में लाभकारी होगा? बिल्कुल सही। और अब आखिरी राउंड, हम चाहेंगे आप अपने संदेश भी इसमें शामिल कर दें। डॉक्टर अनंत मोहन, हर व्यक्ति के योगदान का महत्व स्वच्छ पर्यावरण बनाने के लिए क्या होगा, ज़रा हम ये समझना चाहेंगे आपसे। गंदगी ना फैलाएं, पानी को गंदा ना करें, अपना कूड़ा बाहर ना फेंकें, ये सारी चीज़ें हैं जो हम पर्सनल लेवल पे कर ही सकते हैं। अगर हम हमारे किसी ऐसी फैक्ट्री चला रहे हैं जहाँ हमारे अंडर लोग एम्प्लॉयड हैं, जी, उनकी भी ध्यान रखें। और अगर किसी को कोई हेल्थ कंडीशन है वो भी, अगर हेल्थ कंडीशन है वो ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं। जी। डॉक्टर नरेश गुप्ता, क्या संदेश देना चाहेंगे जो एजेंसीज हैं उसके तौर पे क्या कुछ किया जा सकता है पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए? मैं वो जवाब भी देना चाहूँगा जो अभी बताया कि जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसका क्या असर पड़ने वाला है, ये रुक जाएंगी। पिछली सदी में हमारे पास लेड ने पोल्यूशन करी थी, बहुत खतरा फैलाया था, उसके बाद अनलेडेड पेट्रोल और अनलेडेड एनवायरनमेंट से वो सेफ हो गए। तो जितनी भी चीज़ें पोल्यूशन की आ रही हैं उनके साथ हम लोग इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी लाएं जिससे कि उसको मिनिमाइज़ कर दें, इंडस्ट्री स्मोकलेस हो जाए और बाकी सब चीज़, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर बाय द एजेंसीज। बहुत कमाल का जवाब है कि जिस प्रदूषण को तकनीकी की वजह से हमने आज झेल रहे हैं, अगर बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कम भी कर सकते हैं। डायमंड कट्स ये डायमंड। ये वो सवाल था जो मैंने तब पूछा था और आपने जवाब दे दिया, धन्यवाद आपका। और आखिरी सवाल डॉक्टर सुरेश जैन, आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए बड़े स्तर पर क्या करने की ज़रूरत है, क्या नीतियाँ हों, क्या हमारी दिशा हो? देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन की, तो अभी हम सब ने बात की कि एयर पोल्यूशन एक जगह का प्रॉब्लम नहीं करता है, ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, एक तरह से दूसरे तरह में चेंज होता है। तो इसके लिए मतलब नीति जब होती है तो वो एक देश मतलब नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, उसमें सारे स्टेट्स का योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये एक देश की या एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जब तक हम इसको एक दूसरे का समझेंगे नहीं, हमारी नीति वो काम नहीं कर पाएगी। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पोल्यूशन केवल दिल्ली की वजह से नहीं है, 60% दिल्ली से बाहर से आता है। तो इसका मतलब दिल्ली में आप चाहे कितने भी विकल्प लेके आएँ तो समस्या जाएगी नहीं, आपको सबके साथ बैठ के एक होलिस्टिक सोच के साथ आना पड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि सभी को मिलकर योगदान देना है प्रदूषण को कम करने में। नज़र ना आए भले ही ये खतरा, लेकिन खतरा हम सभी के बीच मौजूद है, इसलिए हमें ये देखना होगा कि भविष्य में जिंदगी कितनी होगी, इससे साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि जिंदगी कैसी होगी। भविष्य में आने वाले समय में पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सभी का योगदान बहुत जरूरी है। पेड़, पहाड़ और नदियों को हम पूजते तो हैं, लेकिन उनकी हालत हमने क्या कर दी है, और उसको देखकर भी हम पसीजते नहीं, हम कुछ करते नहीं। एक शेर है राहत इंदौरी का, बड़ा कमाल है, जो शायद इसी बात को बताता है कि कोशिश तो हम ही को करनी होगी। और वो शेर कुछ यूं है, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।